आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों की कहानी के आखिरी कुछ पन्नों पर नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। हम अनुच्छेद 29 से लेकर 35 तक का सफर तय करेंगे। और ये अनुच्छेद बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो ये अधिकार देते हैं, हाँ, पर दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि उनकी रक्षा कैसे होगी और कुछ खास हालातों में उन पर लगाम कैसे लगेगी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मिशन है कि इन थोड़े जटिल लगने वाले कानूनी प्रावधानों को एक आसान, दिलचस्प बातचीत में बदले, ताकि जो लोग इन सब से पहली बार भी जुड़ रहे हों वो भी इसके सार को समझ सकें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 29 से, और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जब संविधान अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कहता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही स्तरित है। संविधान में 2 आधार दिए गए हैं। 2 आधार? हाँ, एक है धर्म और दूसरा है भाषा। धार्मिक आधार पर देखें तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है 1992 का, जी, उसके तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया, और फिर बाद में 2014 में जैन समुदाय को भी इस सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो धार्मिक आधार तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तय हो गया। लेकिन भाषाई आधार, भारत में तो जैसा कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदल जाती है। सही। तो वहां कैसे तय होता है कि कौन अल्पसंख्यक है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला टीएमए पाई मामले में तस्वीर को साफ करता है। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा पूरे देश के हिसाब से नहीं बल्कि राज्य के हिसाब से तय होगा। अरे वाह, मतलब जो एक जगह बहुसंख्यक है जी, वो दूसरी जगह अल्पसंख्यक हो सकता है। बिल्कुल, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, हमारे स्रोत एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। जैसे नागालैंड में, जहां लगभग 92% आबादी ईसाई है, तो वहां वे धार्मिक बहुसंख्यक हैं। और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए। सही। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठी भाषी बहुसंख्यक हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषी व्यक्ति वहां रहता है तो भाषाई आधार पर वो महाराष्ट्र में एक अल्पसंख्यक माना जाएगा। कमाल है। तो ये पूरा खेल इस बात पर है कि आप भारत का कौन सा नक्शा देख रहे हैं, देश का या राज्य का। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प तुलना हमारे सूत्रों में है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में हिंदी बोलने वाले लगभग 53 करोड़ लोग हैं। हाँ, जो इसे हमारी बहुसंख्यक भाषा बनाती है। लेकिन जैसे ही हम जूम आउट करके दुनिया का नक्शा देखते हैं, ये कहानी फिर बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। 2023 के वैश्विक डेटा के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो अंग्रेजी है, लगभग 145 करोड़ वक्ताओं के साथ। और हिंदी? दूसरे पर मैंड्रिन चीनी, और तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, लगभग 61 करोड़ वक्ताओं के साथ। तो जो भाषा अपने घर में राजा है वो दुनिया के मंच पर तीसरे नंबर पर है। ये परिप्रेक्ष्य का ही महत्व है। चलिए अब अनुच्छेद 29 के अंदर चलते हैं। ये अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार देता है? यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। क्या? अनुच्छेद 29 के 2 हिस्से हैं। हाँ। पहला, अनुच्छेद 29(1) कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। एक मिनट, आपने कहा हर नागरिक, मतलब ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है? जी नहीं, ये बहुसंख्यकों पर भी उतना ही लागू होता है जितना अल्पसंख्यकों पर। महाराष्ट्र में एक मराठी भाषी भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता तो है। फिर एक सवाल उठता है, अगर ये सभी के लिए है तो इसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण वाले शीर्षक के तहत क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान निर्माताओं का इरादा शायद ये था कि बहुसंख्यकों को तो अपनी संस्कृति बचाने के लिए किसी विशेष संरक्षण की जरूरत कम ही पड़ती है। अच्छा, क्योंकि उनका दबदबा तो स्वाभाविक होता है। बिल्कुल, लेकिन अल्पसंख्यकों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इसे यहाँ रखकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये अधिकार उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, भले ही ये उपलब्ध सभी के लिए हो। समझ गया। और इसका दूसरा हिस्सा अनुच्छेद 29(2) वो क्या कहता है? वो एक तरह का सुरक्षा कवच है। वो कहता है कि किसी भी सरकारी या सरकारी मदद से चलने वाले शिक्षण संस्थान में,
जी। किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता। तो ये शिक्षा में भेदभाव पर एक सीधी रोक है। एक सख्त और सीधी रोक। तो अनुच्छेद 29 एक तरह से संस्कृति और शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले रखता है। जी। लेकिन अगर अल्पसंख्यकों को सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाना ही नहीं बल्कि उसे सक्रिय रूप से बढ़ाना हो तो उसके लिए एक विशेष अधिकार है और वही हमें अनुच्छेद 30 पर लाता है। अच्छा। अगर अनुच्छेद 29 एक रक्षात्मक अधिकार है, यानी एक डिफेंसिव राइट, तो अनुच्छेद 30 एक सकारात्मक अधिकार यानी पॉजिटिव राइट है। और ये कैसे? क्योंकि यह विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। मतलब वो अपने स्कूल, कॉलेज या मदरसे खोल सकते हैं। हाँ, और उन्हें अपने हिसाब से चला भी सकते हैं, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की शिक्षा दे सकें। और क्या सरकार इसमें कोई मदद करती है? राज्य भी उन्हें आर्थिक मदद या अनुदान देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय का है। तो ये अधिकार तो अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक बहुत मजबूत जमीन देता है। बिल्कुल देता है। अब अधिकारों की जमीन की बात आई है तो अनुच्छेद 31 का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जिसका इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इसके आगे निरस्त यानी रिपील लिखा है। एक जमाने में ये एक मौलिक अधिकार था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे हटाना पड़ा? अनुच्छेद 31 असल में संपत्ति का अधिकार था। अच्छा। आजादी के बाद जब सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार जैसे बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की कोशिश की, तो ये अधिकार बार बार आड़े आने लगा। कैसे? लोग अपनी जमीन के अधिग्रहण को इसी मौलिक अधिकार के तहत अदालतों में चुनौती दे देते थे। मतलब देश के विकास और सामाजिक न्याय के रास्ते में एक मौलिक अधिकार ही रोड़ा बन रहा था। कुछ हद तक हाँ। इसी टकराव को खत्म करने के लिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया गया। पूरी तरह हटा दिया? तो क्या अब हमारे पास संपत्ति का अधिकार है ही नहीं? नहीं, अधिकार है, लेकिन उसकी हैसियत बदल गई है। मतलब? अब ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी या विधिक अधिकार है। और इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब सरकार जनहित के लिए आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन उसे एक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और मुआवजा देना होगा, और आप इसके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के मामले में होता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन अगर हमारे बाकी मौलिक अधिकार हमसे कोई छीनने की कोशिश करे तो हमारे पास क्या हथियार हैं? क्या फायदा ऐसे अधिकारों का अगर उन्हें हम लागू ही न करवा सके? और शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अनुच्छेद 32 जो है वो खुद में एक मौलिक अधिकार है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी एक अधिकार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। जी। और यह संरक्षण मिलता कैसे है? यहीं पर वो शक्तिशाली टूल्स आते हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। हाँ, 5 रिट्स। चलिए इन 5 को फटाफट समझते हैं। तो पहला रिट तो बिल्कुल फिल्मी लगता है। इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हिबियस कॉर्पस। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश जारी करके पूछता है कि उसे बंदी क्यों बनाया गया है। और ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, किसी आम इंसान के खिलाफ भी हो सकता है। ये तो जबरदस्त है। जी हाँ। अब दूसरा है परमादेश यानी मैंडेमस। मतलब हम आदेश देते हैं। हाँ, एक तरह से आम नागरिक का सरकार को यह कहने का संवैधानिक तरीका है कि अपना काम करो। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, अब अगले 2 रिट्स, प्रतिषेध प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण सश्योरिटी। ये सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। दोनों ही निचली अदालतों के लिए हैं। इनमें असल फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फर्क जो है वो सिर्फ टाइमिंग का है। टाइमिंग का? हाँ, प्रतिषेध का मतलब है रोकना। ये तब जारी होता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। मतलब कार्यवाही को बीच में ही रोक दिया जाता है। एक तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला मामला है। तो फिर उत्प्रेषण क्योर हुआ? बिल्कुल। उत्प्रेषण तब जारी होता है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो, और अगर वो फैसला अधिकार क्षेत्र के बाहर या कानून की किसी गलती से दिया गया है तो ऊपरी अदालत उस फैसले को ही रद्द कर सकती है।
अच्छा, इसीलिए मजाक में इसे रिट का पोस्टमार्टम भी कहते हैं। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। और आखिरी टूल, अधिकार परीक्षा। क्वो वारांटो, इसका मतलब है किस अधिकार से। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री दिखाकर कोई सरकारी पद हासिल कर लें, जी। तो इस रिट के जरिए कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर पूछ सकता है कि ये महाशय किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हैं। और अगर वो अपना अधिकार साबित नहीं कर पाए तो उन्हें पद से हटना होगा। तो मतलब ये टूलकिट बहुत शक्तिशाली है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? जैसे अनुच्छेद 33, 34 और 35? हाँ, संक्षेप में कहें तो ये कुछ सीमाएं तय करते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को अनुशासन के लिए सीमित कर सकें। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान इन अधिकारों पर पाबंदी की बात करता है। और 35 जो है वो सिर्फ संसद को इन अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, राज्यों को नहीं। तो कुल मिलाकर संविधान हमें सिर्फ अधिकार देकर छोड़ नहीं देता, बल्कि अनुच्छेद 32 और इन रिट्स के रूप में उन अधिकारों को लागू करवाने की एक तरह से गारंटी भी देता है। यही बात इसे खास बनाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, ये रिट्स जो हैं ये सदियों पुराने सिद्धांत हैं। ये शारीरिक आज़ादी और सरकारी जवाबदेही के लिए बने थे। जी। अब सोचिए, आज के डिजिटल युग में जहां डेटा प्राइवेसी और ऑनलाइन स्वतंत्रता जैसे नए अधिकार सामने आ रहे हैं, क्या हमें इन पारंपरिक हथियारों को नए तरीकों से इस्तेमाल करने या फिर शायद कुछ नए हथियार बनाने की जरूरत है?